अचानक लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए क्यों तैयार हुई ये सरकार? दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कौन सा बड़ा खेल करने वाली है? लोकसभा की सीटें ऑलमोस्ट दुगनी क्यों की जा रही हैं? दोस्तों इस वक्त देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि ऑलमोस्ट सरकार के बीच में ये सहमति बन गई है और अब वो सहमति विपक्ष के सामने लेकर जाना चाहती है। दोस्तों क्योंकि सरकार ये चाहती है कि 543 सीटें ऑलमोस्ट बढ़ते बढ़ते 816 यानी कि 816 हो जाए। मतलब और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सरकार ऐसी कोशिश कर रही है और इसके लिए विपक्ष से उसने बातचीत करनी शुरू कर दी है, मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं, जिसके जरिए सरकार ये चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा सीटें उनमें बढ़ोतरी हो जाए। दोस्तों ये किस तरह का प्रयास है और इस प्रयास में विपक्ष का क्या स्टैंड है? इंडिया गठबंधन ने सरकार से फिलहाल मीटिंग में बात करने से मना क्यों कर दिया है? सब कुछ मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि 2023 में यही सरकार विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई थी, महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी और उस वक्त बहुत हाई तौबा मचाई गई थी, हेडलाइन बन गई कि भाई चुनाव से पहले मोदी जी महिला आरक्षण बिल ले आए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले जनगणना होती है, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होता है, मतलब ये पता चलता है कि कहाँ ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी, कहाँ कम बढ़ी, और जब डिलिमिटेशन होता है तो सीटों में बदलाव होता है। और ये पिछले काफ़ी वक्त से लोकसभा की सीटों में डिलिमिटेशन को लेकर खबरें भी चल रही है और वो एक्चुअली पेंडिंग भी है। लोकसभा की सीटें बढ़नी ही है देश की, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है और क्योंकि देश की जनसंख्या पहले से काफ़ी बढ़ गई है, तो दोस्तों जनसंख्या क्षेत्र के हिसाब से लोकसभा की सीटें भी बढ़नी चाहिए। दोस्तों ये प्रक्रिया लगातार चलती आती है देश में। तो इससे पहले एक बड़ी खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने आज छापी है दोस्तों, कि सरकार दरअसल ये कोशिश कर रही है, अमित शाह ने बाकायदा इसके लिए मीटिंग्स भी की है विपक्ष के नेताओं के साथ, जिसमें 2011 की जनगणना से जो आंकड़े उसके पास हैं उस हिसाब से वो न केवल कोशिश करना चाहती है कि वो 543 से सीधे 816 कर दे लोकसभा की सीटें, बल्कि इसमें उन लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो जिन लोगों को दरअसल इस पूरे मामले में दिक्कत रही है। दोस्तों है क्या इस पूरे मामले में? दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, जैसे डीएमके है, इसके अलावा भी दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, वो इस डिलिमिटेशन का विरोध करती रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है उस क्षेत्र में लोकसभा सीटें बढ़ाई जाती हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि भैया हमने परिवार नियोजन पर काम किया, हमने अपने राज्य में गरीबी पर काम किया, गरीबी खत्म की, हमने अपने राज्य में साक्षरता दर बढ़ाई, लोगों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, तो हमें इसकी सज़ा थोड़ी मिलेगी। दोस्तों किसी भी समाज में जब जनता पढ़ी लिखी होती है, किसी भी समाज में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे कम पैदा करती है, क्योंकि दोस्तों बच्चे ज़्यादा आदमी तब पैदा करता है जब वो गरीब होता है। उसको लगता है कि मैं 10 बच्चे पैदा करूँ, 6 बच्चे पैदा करूँ तो मेरे पास उतने अर्निंग हैंड्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में जो बच्चा ज़्यादा पैदा करने की जो एक आप चलन देखेंगे उसमें होता है कई बार 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो जब तक लड़का नहीं हो रहा है तब तक लगातार आप प्रयास करते रहते हैं कि इस बार लड़का होगा। लेकिन जब समाज में साक्षरता आती है, जब समाज पढ़ा लिखा होता है, तो फिर वो औरत और मर्द के बीच में भेद नहीं करता। और ये दक्षिण भारत के राज्यों ने साल दर साल दशकों से अपने ऊपर काम किया। आप देखिए केरला उन राज्यों में से है जहाँ सबसे अच्छा साक्षरता दर है, तमिलनाडु यहाँ की जो जीडीपी है देश के बाकी राज्यों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। यही वो राज्य हैं दोस्तों जो जीएसटी भी ज़्यादा कमा के देते हैं। लेकिन इन राज्यों का ये कहना था कि अब हमें इसकी सज़ा क्यों मिले? हमने साक्षरता दर पर काम किया, हमने परिवार नियोजन पर काम किया, हमारे दो पर हमने काम किया, और जो उत्तर भारत के राज्य जैसे यूपी है, चाहे बिहार है, यहाँ की सरकारों ने साक्षरता दर पर काम नहीं किया, यहाँ के लोगों ने बच्चे पैदा किए, जनसंख्या बढ़ाई, तो इसका उनको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अब सरकार ये आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है कि डिलिमिटेशन हम कर दें, 2021 की जनगणना के हिसाब से ही कर दें, और जिन राज्यों में जितनी सीटें हैं उन राज्यों को मतलब उस प्रपोर्शन में ही बढ़ेंगी। मतलब दक्षिण भारत के राज्य जो विरोध कर रहे थे डिलिमिटेशन का, सीटें बढ़ाने का, ये कहते हुए कि भाई ऐसे तो हमारे इलाके का कभी भी कोई व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता, हमारे इलाके में हमेशा लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। अब अमित शाह से या फिर ये कह ले कि सरकार से उनको ये भरोसा मिला है कि अभी जो प्रपोर्शन है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राज्यों की सीटों में, एक्चुअली में वही प्रपोर्शन आगे भी रहेगा। ये इस खबर में लिखा हुआ है दोस्तों। इस खबर में लिखा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये उस बिल का नाम है जो 2023 में पास किया गया था, महिला आरक्षण बिल। इसको लेकर एक मीटिंग की गई अमित शाह द्वारा
और इसमें बताया गया है, ये सबको जो सीटों की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ना, 543 से 816, इसमें ही बताया गया है। और इसमें बोला गया है कि ये जो सीटें तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, इसके अलावा 270 सीटें हम महिलाओं के लिए आरक्षित कर देंगे। दोस्तों, अमित शाह ने जो मीटिंग ली थी, इसमें बीजेडी के सांसद थे, इसमें एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसद थे, इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद थे, एमआईएम के सांसद थे, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं जो बड़े विपक्षी दल हैं, जिनका सबसे बड़ा सांसदों का दल है लोकसभा में, उन्होंने फिलहाल आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हम इंडिया गठबंधन की मीटिंग करेंगे, क्योंकि सरकार पर पूरा भरोसा विपक्ष को नहीं है। विपक्ष चाहता है कि पहले वो अपने लेवल पर बातचीत कर ले, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, विधानसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं। ऐसी जानकारी है कि सरकार चाहती है कि विधानसभा की सीटें भी 50% बढ़ जाएं, और ये सब कुछ सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण तो मिले ही, 270 सीटें महिलाओं को मिले ही मिले, इसमें आरक्षण विद इन आरक्षण मिले। मतलब महिला आरक्षण 270 सीटों में मिले, उसमें भी कुछ सीटें केवल पिछड़ी जातियों के लिए, SC ST समाज की महिलाओं के लिए आरक्षित हो। और सरकार ही कह रही है दोस्तों कि 2029 में जब जनगणना होगी, फिर जाति जनगणना होगी, तब तक इंतजार करना ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं गिनती ठीक से हो पाए कि ना हो पाए, तो अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से इसको कर देते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज दिलचस्प है दोस्तों, ये दोनों ही बातें 2023 में जब सरकार ने बहस करवाई थी महिला आरक्षण बिल पर, तब ये दोनों बातें विपक्ष ने बोली थी। कि आप इसको टालिए मत, ये ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से मामला टला आ रहा है। दोस्तों, ये एक्चुअली महिला आरक्षण बिल जो लाने की बात की गई थी, सबसे पहले यूपीए सरकार के दौरान की गई थी, मनमोहन सरकार के दौरान, ठीक है, वो हो नहीं पाया। उसके बाद इस सरकार ने, क्योंकि इनके पास संख्या बल था, फटाफट पास करवा दिया। तब भी विपक्ष ने कहा था कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप इसमें कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये ऑलरेडी बहुत टाइम से टला आ रहा है, इसको और मत टालिए। लेकिन तब सरकार ने नहीं माना। दूसरा, विपक्ष ने बोला था कोटा विद इन कोटा दीजिए, मतलब आप महिलाओं को तो आरक्षण दे ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी SC ST समुदाय की महिलाओं को आरक्षण दीजिए। मतलब SC ST समुदाय की महिलाएं ही वहां से खड़े हो सके, ताकि उनके बीच की लीडरशिप खड़ी हो पाए, नए लोग आ पाए। ये बात भी विपक्ष की उस वक्त सुनी नहीं गई, और अब सरकार इसी बात को लेकर विपक्ष को मना रही है। इससे पता चलता है दोस्तों कि कितनी जल्दबाजी में बिल पास होते हैं। अगर उसी वक्त 2023 में ये सब कुछ हो जाता, तो दोस्तों सोचिए अब तक ये इंप्लीमेंट हो गया होता, और अब सरकार को ये करना पड़ रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि विपक्ष इसमें वक्त क्यों ले रहा है, क्योंकि दोस्तों विपक्ष और सरकार के बीच में बहुत भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक है। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो सरकार जल्दबाजी में विपक्ष के सामने रखे, विपक्ष पढ़ ना पाए ठीक से, और उसके बाद सरकार इसको पास करवा ले। विपक्ष तो हमेशा से आरक्षण, महिला आरक्षण के समर्थन में रहा है, बस विपक्ष चाहता है कि इसको लेकर वो खुद बात कर ले पहले, ठीक है। इसीलिए संभव है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाए। चर्चा ये भी है कि यही जो बजट सत्र चल रहा है, हो सकता है इसको एक्सटेंड करा ले सरकार, या फिर कोई नया सत्र बुलाए, एक स्पेशल सत्र बुलाए, और वो सत्र सिर्फ महिला आरक्षण के लिए ही हो। अच्छा, अपना ही लाया हुआ बिल जो 2023 में है, जो सरकार पास करवा चुकी है, उसको अमेंड करने वाली है। मतलब आप सोचिए, तो फिर आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि अब सरकार क्यों कर रही है, जब सरकार बिल पास करा ही चुकी है, 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू हो जाता। दोस्तों, बिहार इलेक्शन ने और उसके पूर्व में भी हुए इलेक्शंस ने, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, एक बात साफ कर दी कि महिला वोट बैंक जो है वो अब बहुत बड़ा हो चुका है हमारे देश में, और एक पूरी नई पीढ़ी खड़ी हो गई है जो महिला अधिकारों पर खुलकर बात करती है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर खुलकर बात करती है, महिलाओं की लीडरशिप पर बात करती है, जो अपना अधिकार मांग रही है। तो वो दबाव हर पार्टी महसूस कर रही है, और जब आप सत्ता में होते हैं तो उस दबाव को आप ज्यादा महसूस करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार में अगर ये हो जाता है तो वो चुनाव से पहले पूरे देश में घूम घूम कर, अलग अलग राज्यों के चुनाव में घूम घूम कर ये बता सकते हैं कि देखिए, हम थे जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। न केवल महिलाओं को आरक्षण दिया, बल्कि आरक्षण के अंदर SC ST समुदाय की महिलाओं को आरक्षण दिया। और दोस्तों, आप जानते हैं कि महिला वोट बैंक और SC ST समुदाय का वोट बैंक इस वक्त बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए जिस तरह की सीरियसनेस सरकार अब दिखा रही है अचानक, क्या यही बात है जिस पर विपक्ष को शक हो रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।